हेलो स्टूडेंट्स, मैं गोविंद आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज से हम 11वीं क्लास की फ़िज़िक्स शुरू करने जा रहे हैं। 11वीं क्लास की फ़िज़िक्स शुरू कर रहे हैं। इसका चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे आज। फ़िज़िक्स होती क्या है, फ़िज़िक्स कहाँ से निकली। साइंस की एक शाखा होती है फ़िज़िक्स क्या होती है, साइंस की एक शाखा होती है। ठीक है। साइंस जो शब्द है वो है लैटिन भाषा का शब्द। इसका मतलब होता है जानना। इसका मतलब होता है जानना शब्द को संस्कृत में बोलते हैं विज्ञान। और विज्ञान की एक शाखा होती है भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान में भौतिक का अर्थ होता है प्रकृति। मतलब क्या हुआ, प्रकृति के बारे में जानना क्या कहलाया, भौतिक विज्ञान कहलाया। ठीक है, यहाँ तक आ रहा है, समझ में आ रहा है सर। भौतिकी का मतलब होता है प्रकृति के बारे में जानना। इसमें हम अलग अलग वो चीज़ें पढ़ते हैं जो चीज़ भौतिक पदार्थों से रिलेटेड होती है, जैसे ऊष्मागतिकी, यांत्रिकी। ऊष्मागतिकी में एंट्रोपी ऐसी चीज़ें होती है। आगे जाके पढ़ेंगे हम, अभी केवल इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि भौतिकी होता क्या है, इसके बारे में बता रहे हैं बस। आगे जाके पढ़ेंगे इनके बारे में। यांत्रिकी के अंदर पढ़ेंगे अपन गति, वेग, त्वरण, इन चीज़ों के बारे में। आपके चैप्टर में है ये, आपकी किताब के अंदर है चैप्टर नंबर 3, इसके अंदर है। इसके अंदर पढ़ेंगे हम इन चीज़ों को। ये जो भौतिक विज्ञान में यांत्रिकी, ऊष्मागतिकी और ये जो शाखाएं होती है, ये आती है चिरसम्मत भौतिकी में। चिरसम्मत भौतिकी जो है वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर काम करती है, इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के ऊपर। चिरसम्मत भौतिकी के पितामह न्यूटन को कहा जाता है। ऐसे ही दूसरी शाखा होती है भौतिक विज्ञान की, आधुनिक भौतिकी का पितामह अल्बर्ट आइंस्टाइन को कहा जाता है। आइंस्टाइन को आधुनिक भौतिकी का पितामह कहा जाता है। इसमें जो आधुनिक भौतिकी काम करती है वो करती है फोटोन के ऊपर। फोटोन होता है सूर्य से आने वाली किरणों के छोटे छोटे पार्टिकल, ऊर्जा के पार्टिकल होते हैं, उनको फोटोन कहा जाता है। इनके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे आगे आने वाले चैप्टर में। फोटोन के लिए ही अल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत 3 पत्रों से की थी, अपने 3 शोध पत्रों से, जिसमें पहला शोध पत्र था फोटोन के ऊपर। ठीक है, इसको बोलते हैं क्वांटम यांत्रिकी, क्वांटम मैकेनिक्स इसे बोला जाता है। ठीक है, यहाँ तक आ रहा है, समझ में आ रहा है सर। इतनी बात समझ में आती है तो फिर हम अगला टॉपिक शुरू करते हैं, प्रकृति के मूल बल। फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, ये होती है प्रकृति के मूल बल, इंग्लिश में बोलते हैं इसको। ठीक है, इसका पहला जो बल है उसको है गुरुत्वीय
बल। पहला बल पढ़ेंगे अपन गुरुत्वीय बल। प्रकृति में बहुत सारे बल कार्यरत होते हैं। प्रकृति में भाई हमपन को चलने के लिए, सब चीज़ों के लिए हमें किसी न किसी बल की आवश्यकता होती है। इसको उठा रहे हैं मारकर और इसको उठा रखा है, इसका मतलब ये बल की कार्यरत है, इस वजह से उठा पा रहे हैं हम। यहाँ पे जब मैं खड़ा हूँ तो यहाँ पे गुरुत्वीय बल कार्यरत है। अगर गुरुत्वीय बल नहीं होगा तो मैं खड़ा नहीं रह पाऊँगा। मैं, इसका मतलब क्या हुआ, खड़ा नहीं रह पाऊँगा। जब यहाँ से गुरुत्वीय बल को हटा लिया जाता है तो मनुष्य उड़ने लग जाएगा। जैसे कि अंतरिक्ष में होता है ना, वैसे आपने बहुत सी मूवीज़ में देखा होगा कि जब स्पेस में जाते हैं तो लोग उड़ने लग जाते हैं। उसमें वहाँ पे ग्रेविटी नहीं होती है, इस वजह से वो उड़ते हैं। ठीक है, तो गुरुत्वीय बल होता क्या है? गुरुत्वीय बल होता है दो द्रव्यमानों के बीच में लगने वाला बल, दो बड़े बड़े पिंडों के बीच में लगने वाला बल को, बल के कारण जो बल कार्यरत होता है ना, दो बड़े बड़े पिंडों के बीच में, उनको बोलते हैं गुरुत्वीय बल। गुरुत्वीय बल छोटे छोटे कणों के बीच में भी होता है, जैसे इन दोनों के बीच में भी कार्यरत है, पर क्या है, नगण्य होता है, बहुत कम होता है। इस वजह से क्या है, हमें महसूस नहीं होता कि भाई ग्रेविटी है या नहीं है। बस वो हमें पृथ्वी के कारण ही महसूस होती है, क्योंकि पृथ्वी बहुत बड़ा पिंड है। इस वजह से जो पृथ्वी है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। सूर्य के चारों ओर क्यों चक्कर लगा पाती है? उसका कारण है ग्रेविटी। ग्रेविटी के कारण ही सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा पाती है, क्योंकि सूर्य भी बहुत बड़ा पिंड है। सूर्य इतना बड़ा पिंड है कि इसके अंदर 110 पृथ्वियाँ समा जाती है, इतना बड़ा पिंड है ये। तो कहने का मतलब ये है कि दो बड़े बड़े पिंड जब उनके बीच में कार्यरत बल होगा, आकर्षण बल जो होगा, उसको बोलते हैं गुरुत्वीय बल। ठीक है, मतलब क्या होता है, ये जो बल होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है m1 m2 के, मतलब दोनों द्रव्यमानों के, दो द्रव्यमानों के बीच की, मतलब द्रव्यमानों के गुणनफल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब जैसे जैसे द्रव्यमान बढ़ेगा वैसे वैसे बल बढ़ता जाएगा वैसे। और ये बल r² के इन्वर्स होता है, r² के इन्वर्स होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है r²। मतलब जैसे जैसे इनके बीच की दूरियां बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे दो पिंडों के बीच की दूरियां बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे ये बल दुर्बल होता जाता है। जैसे कि देखना, जैसे आपने उल्का पिंड के बारे में पढ़ा होगा, छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो टेंशन वाली बात है थोड़ी, क्योंकि आपको थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए साइंस के बारे में, जब भी जाके 11वीं पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो जैसे बहुत पृथ्वी है, पृथ्वी के इधर से कोई उल्का पिंड आ रहा है। उल्का पिंड छोटे होते हैं, पृथ्वी के मुकाबले छोटे होते हैं। ठीक है, यहाँ से कोई गिरता है, कोई बड़े भी होते हैं, इतने बड़े भी होते हैं उल्का पिंड के पृथ्वी से भी बहुत गुना बड़े हैं। जैसे कि अभी थोड़े दिन पहले आपने न्यूज़ में सुना होगा कि उल्का पिंड टकराने वाला है। इतना बड़ा उल्का पिंड था कि पृथ्वी से 2 गुना बड़ा था वो। अगर इधर इसके ग्रेविटेशनल रेडियस में आ जाता ना, वो ग्रेविटेशनल रेडियस के अंदर आ जाता, क्षेत्र के अंदर आ जाता, तो क्या होता, दो पृथ्वी और उन दोनों के बीच में टक्कर होती और सारे के सारे ख़त्म हो जाते हम, है ना। तो जब उल्का पिंड आता है, अगर वो इसके ग्रेविटेशनल फोर्स में नहीं आके ऐसे के ऐसे निकल जाता है तो कोई प्रभाव नहीं डालता। जैसे ही इसके अंदर आता है तो इस ग्रेविटेशनल फोर्स क्षेत्र के अंदर आ जाता है, तो ऐसे गति करते हुए पृथ्वी के ऊपर गिर जाता है। इससे कई बार इमारतों को भी हानि होती है, जंगलों को भी हानि होती है, कई बार सही भी होता है ये, जैसे बड़ी बड़ी झीलों का निर्माण हो जाता है अपने आप इसके गिरने से। ठीक है, आ रही है यहाँ तक बात समझ में।
तो गुरुत्वीय बल जो है ये समझा अपन ने। अगला फोर्स है जो प्रकृति के मूल बल है, इसमें अगला फोर्स है विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल होता क्या है? जब आवेश, जब दो आवेशों के बीच में आकर्षण और प्रतिकर्षण बल कार्य करता है तो उसे ही क्या बोलते हैं? विद्युत चुंबकीय बल बोलते हैं। जैसे कोई धन आवेश है, धनावेश के संपर्क में आता है, अगर धनावेश के संपर्क में आएगा तो इन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण होगा, एक दूसरे को धक्का देंगे। समझ में आती है? आती है सर। तो मतलब क्या है, अगर दो समान आवेश के विद्युत कण एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो प्रतिकर्षण बल का अनुभव करते हैं। जैसे कि धनावेशी सिरा धनावेश के संपर्क में आया तो प्रतिकर्षण होगा, ऋणावेश के संपर्क में आया तो भी प्रतिकर्षण होगा, और ऋणावेश के संपर्क में आया तो क्या होगा? आकर्षण होगा। आ रहा है समझ में बात? आगे देखना, तीसरा फोर्स है अपने पास में, तीसरा फोर्स प्रबल नाभिकीय बल। नाभिकीय बल क्या होता है? प्रबल नाभिकीय बल, जो नाभिक के अंदर जो कण होते हैं उनमें जो बल कार्यरत होता है उसको बोलते हैं नाभिकीय बल। ठीक है। अब नाभिक के अंदर जो कण होते हैं वो प्रबल आकर्षण बल से जुड़े होते हैं, जैसे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, छोटी क्लासों में पढ़ा होगा आपने। ये बीच में नाभिक होता है परमाणुओं की संरचना में, बीच में नाभिक होता है, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, ऐसा पढ़ा होगा आपने। ठीक है। तो जो नाभिक होता है उसके अंदर प्रोटॉन भी होते हैं और न्यूट्रॉन भी होते हैं, दोनों चीज़ें होती है। ठीक है। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों एक शक्तिशाली बल के साथ में जुड़े होते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं प्रबल नाभिकीय बल। और न्यूट्रॉन, ठीक है, नाभिक के अंदर होते हैं। नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बहुत मजबूत आकर्षण बल के साथ में जुड़े होते हैं, जिसकी वजह से क्या है, नाभिक का घनत्व अधिक होता है। घनत्व अधिक होने का मतलब समझते हो ना आप, उसके अंदर मजबूताई से जुड़े होते हैं वो। ठीक है, जैसे कि इसका घनत्व अधिक है, इसके अंदर के कण मजबूताई से जुड़े हुए हैं। जो पानी होता है उसके अंदर का घनत्व कम होता है, इस वजह से क्या होता है, बहने का गुण होता है इसके अंदर, इसको बोलते हैं शांता। पढ़ेंगे आगे, देखना क्या होता है। इन दोनों के बीच में जो कार्यरत बल होता है उसको भी बोलते हैं, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में नाभिक के अंदर जो प्रबल आकर्षण बल होता है उसको क्या बोला जाता है, प्रबल नाभिकीय बल। कई बार क्या होता है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इन दोनों के बीच में दुर्बल हो जाता है, नाभिकीय बल क्या होता है, दुर्बल हो जाता है। इस वजह से जैसे बीटाशय होता है, बीटाशय की घटना पड़ेगी। बीटाशय में जब इसके अंदर एल्फा कणों की बारिश की जाती है, या फिर मतलब थोड़ी ऊर्जा दी जाती है, ऐसे समझो इस बात को, थोड़ी ऊर्जा दी जाती है तो क्या होता है, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, उसको ही बोलते हैं बीटाशय। ठीक है, बीटा कण निकलते हैं उसके अंदर से, नाभिक के अंदर से। ठीक है, तो ये जो कम ऊर्जा में जो न्यूट्रॉन बाहर निकल रहा है, वो क्यों निकल पा रहा है, क्योंकि ये दुर्बल नाभिकीय बल से जुड़ा होता है। बहुत से कणों में ऐसा होता है कि न्यूट्रॉन दुर्बल नाभिकीय बल से जुड़ा होता है, दुर्बल
नाभिकीय बल से। जुड़ा होता है, इस वजह से क्या होता है, बीटा क्षय की घटना होती है। यहाँ तक आती है बात समझ में। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं अपन, कल पढ़ेंगे बाकी बचा हुआ। ठीक है, कल मिलते हैं। थैंक यू।